शब्बीर ने पाकपतन में एक ऐसी लड़की को देखा है जो शादी न होने की वजह से अपने घर वालों के लिए बोझ समझी जा रही थी, लेकिन एक दिन इस लड़की की तकदीर बदल गई। रानी आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि इस दौरान उसकी भाभी अलगनी पर कपड़े डालते वक्त उसे नफरत और हकारत से देखते हुए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। रानी को एहसास हो गया था कि उसकी भाभी उसी को बुरा भला कह रही थी। रानी ने झाड़ू रोक ली और पलटकर भाभी को मुखातिब कर दिया। एक पता नहीं झाड़ू देके अपने आप को क्या समझती है। मुझे सारा काम यही करती है। कब जाएगी यहाँ? क्या हो गया है भाभी? सुबह सुबह किस पर गुस्सा निकाल रही? मेरी क्या मिजाज, मैं किसी पे गुस्सा करूं? नौकरानी जो तुम लोगों की। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? क्या भाईजान से झगड़ा हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। तुम कौन होती फिक्र करने वाली? तुमसे तो कुछ पूछना भी था। हर बात का पतंगड़ बना देती हो तुम फौरन। यहाँ तो किसी का दिमाग ही नहीं मिलता है, जिसको देखो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता रहता है। क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में क्यों आएगा? तुम ना बस ये समझो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। क्या मतलब? जो रिश्ता आता है उसमें 1000 नुक्स निकाल के तुम यहाँ से भेज देती हो। शहजादा ढूंढे तुम्हारे लिए कहीं से। देखो भाभी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी यहाँ। और ये मेरे अब्बा का घर है। अब्बा के घर पे हो, हर वक्त तो हमारे सर पे बोझ बनी रहती हो तुम। और तुम्हारे अब्बा हर वक्त अपनी बीवी के कदमों में पड़े रहते हैं। भाभी जरा बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो। मेरा ना मुंह ना लगो तुम। आई बड़ी। रानी की भाभी कपड़े अलगनी पर डालकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई और रानी उसका मुंह देखती रह गई। रानी पाकपतन के इलाके कबूला की रिहायशी थी। बाप ने दूसरी शादी कर रखी थी और रानी की भाभी अपनी नन से छुटकारा हासिल करने के लिए उसका निकाह इलाके के एक बूढ़े शख्स से कराना चाहती थी। रानी के इनकार के बाद रानी और उसकी नन के ताल्लुकात में तलखी आ गई थी और रानी अब अक्सर उदास भी रहने लगी थी। घर के सब लोग गहरी नींद सो चुके थे। रानी अपने आंगन में टहल रही थी। दूर से किसी बांसुरी की धुन उभर रही थी। रानी के कानों में बांसुरी की धुन पड़ी तो उसकी आंखें छलक उठी। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी। रानी का जी चाहा कि वो घर की छत से कूदकर खुदकुशी कर ले। वो खुदकुशी के इरादे से अभी छत की मुंडेर की तरफ बढ़ी ही थी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। रानी ने पलट कर देखा तो फोन चारपाई पर पड़ा हुआ था। रानी बोझल कदमों से पलंग तक गई और उसने फोन उठा लिया। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ रंगिया खान से। आपको किससे बात करनी है? नईम से बात करनी है मैंने। ये किसी नईम का नंबर नहीं है। अच्छा जी, माफ कीजिएगा। रॉन्ग। रानी ने फोन बंद कर दिया। अभी वो छत की मुंडेर की तरफ बढ़ी ही थी कि फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। हेलो, कौन? जी मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ रंगिया खान से। मैंने नईम साहब से बात करनी है। मैंने अभी तो आपको बताया नईम का नंबर नहीं है। हैरत है, वैसे नंबर तो यही है। आप कौन? आपको मेरे नाम से क्या? मैं कोई भी हूँ। बात तो सुने। रॉन्ग कॉल रानी के लिए खुशगवार हवा का झोंका साबित हुई थी। उमर फारूक नामी शख्स ने रानी के दिल में घर कर लिया था और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो रानी से शादी करने पर भी राजी हो गया था। आप भी देखिए। एक दिन रानी की भाभी ने उसे शादी न करने और घर पर बोझ बने रहने का ताना दिया तो रानी भी फट पड़ी। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? शादी करनी है या नहीं? मुझे शादी नहीं करनी, और कम से कम उस बूढ़े से तो बिल्कुल नहीं जिसका रिश्ता आप लेकर आएंगी। उस तौबा, अपना दिमाग तो देखो। चंद सालों बाद ना कुछ झुकेगा नहीं तुम्हारी शक्ल पे। अभी तो कोई भूला भटका आ ही जाता रिश्ता। भाभी ज्यादा घमंड न करें। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझिए आप? हार में जाओ। इस वाक़े के बाद रानी ने पाकपतन से भागकर रहीम यार खान जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो उमर से आखिरी बात पूछना चाहती थी कि वो उससे शादी करेगा भी या नहीं। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रानी फोन पर उमर से बात कर रही थी और उमर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। देखो उमर, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना?
तुम पागल हो गई हो क्या? अरे भी मुझे ऐसा क्यों समझती हो तुम? तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरा कोई नहीं है वहाँ आगे पीछे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं रास्ते में ही रुक जाऊंगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कल बस पकड़ो और रंगीला खान आ जाओ। मैं आ भी जाऊंगी, मजाक नहीं कर रही। अरे भी कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? हाँ बोलो। ठीक है, मैं कल ही आती हूँ। हाँ, सामान वामान में रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। इस वाक़े के 2 दिन बाद शब्बीर ने देखा कि रानी बस अड्डे पर मौजूद थी। अड्डे पर खासा रश था। रानी ने बस में सवार होने से पहले उमर को फोन किया और जब उमर ने उसे अच्छी तरह यकीन दिला दिया तो वो बस में सवार हो गई। थोड़ी देर बाद बस रवाना हुई तो रानी को अचानक वसवसों ने घेर लिया। उसे लगा जैसे वो एक बड़ा धोखा खाने जा रही थी। उसे यूं लगा कि बस से उतरते ही उमर उसे धोखे और बहाने से कहीं ले जाएगा और फिर उसकी आबरूरेजी के बाद उसे छोड़कर फरार हो जाएगा। या फिर मुमकिन है कि उमर का ताल्लुक किसी ऐसे गिरोह से हो जो औरतों का कारोबार करता हो। सोचते सोचते अचानक रानी को कपकपी सी लगने लगी। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने फजूल ख्यालात को अपने जहन से झटक दिया और आंखें बंद करके कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। रानी ने बस की खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो बस किसी होटल पर रुकने के लिए मुड़ रही थी। थोड़ी देर में बस रुकी तो मुसाफिर चाय पानी के लिए होटल पर उतर गए। रानी भी बस से उतर आई। अकेली होने की वजह से लोग उसे अजीब और गरीब नजरों से देख रहे थे। रानी का जी चाहा कि वो अपने घर को लौट जाए, मगर अब वो बहुत दूर निकल चुकी थी। रानी ने होटल की एक मेज पर बैठकर उमर को फोन मिला दिया, मगर फोन बंद था। रानी ने घबराहट के आलम में 2-3 बार फोन मिलाया, मगर फोन मुसलसल बंद जा रहा था। अब रानी के हाथों के तोते उड़ गए और उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। इसी परेशानी के आलम में उसने घर लौटने का फैसला कर लिया। सामने से पाकपतन जाने वाली एक मुसाफिर बस होटल पर आकर रुकी तो रानी ड्राइवर के पास पहुंच गई। ड्राइवर बस से उतर चुका था। भाई, पाकपतन जा रहे हैं आप? हाँ, अभी 10 मिनट बाद जाएंगे। अच्छा, बस में जगह है? जगह तो नहीं है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? जी, वो मैं रहीम यार खां जा रही थी। मेरी अम्मा का फोन आया, उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए बस घर वापस जाना है। जगह निकाल लेंगे, 10 मिनट बाद जाएगी गाड़ी। रानी को ड्राइवर से बात करके ऐसा लगा जैसे उसके सर का बोझ उतर गया हो और वो बड़ा धोखा खाने से बच गई हो। रानी ने होटल के नल से मुंह पर पानी के छींटे मारे और चाय का ऑर्डर देकर एक मेज पर बैठ गई। रानी को यकीन हो गया था कि वो बड़ा धोखा खाने जा रही थी, क्योंकि दौरान सफर उमर ने ना तो रानी को फोन किया और जब रानी ने फोन किया तो उसका फोन बंद था। अभी रानी इन्हीं ख्यालात पर डूबी हुई थी कि इसी दौरान अचानक उमर का फोन आ गया। अरे भाई कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मुझे सब पता चल गया है कि तुम। अरे भाई क्या कह रही हो? कहाँ हो तुम? जहन्नुम में। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पर यकीन किया। अरे भाई मेरी बात तो सुनो यार, मैं तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ ना। रानी ने धड़कते दिल के साथ उमर की बात का यकीन कर लिया। इस दौरान पाकपतन जाने वाली बस का ड्राइवर उसके पास आया तो रानी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया, जिस पर ड्राइवर उसे अजीब और गरीब नजरों से देखता हुआ चला गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।
खान में उमर के कहने के मुताबिक रानी वायरलेस वाले पुल पर उतर गई थी। शब्बीर ने देखा कि ड्राइवर रानी को वायरलेस वाले पुल पर उतारकर आगे बढ़ गया था। रानी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर उमर को फोन मिलाने लगी, मगर उमर का फोन बंद जा रहा था। उमर का फोन बंद पाकर रानी की वहशत बढ़ने लगी। उसके खदशात ठीक साबित होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलने लगा। रानी ने देखा कि एक औरत मवेशियों को हाँकती हुई अपने डेरे की तरफ जा रही थी। रानी ने इस वीराने में औरत को देखा तो उसकी तरफ मदद के लिए लपकी। आप मेरी मदद कर देंगी? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा शौहर मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। बस अल्लाह खैर करे। तुम कहाँ से आई हो? मैं पाकपतन से आई हूँ। तो तुम अपने शौहर को फोन करो ना। मैंने फोन करा था उसे, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है उसका फोन खराब हो, इसलिए बंद हो गया। तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। आज आज मवेशी चराने वाली औरत रानी को अपने डेरे पर ले गई तो औरत का शौहर उसे मशकूक निगाहों से देखने लगा। शब्बीर ने देखा कि औरत बकरी का दूध दूह रही थी और सामने ही रानी एक चारपाई पर बैठी उमर को मुसलसल फोन मिलाए जा रही थी कि इस दौरान उस औरत का शौहर वहां आ गया। कौन है ये? ऐ गरीब मस्कीन है बेचारी, इसका शौहर कहीं चला गया। जब ही तो उसको लेके इधर आ गई है। और क्या करती, जंगल में अकेले छोड़ आती। वैसे एक बात बोलो, ए तेरे से सोनी। ओए ओए सुधर जा, हमेशा नीयत का खराब ही रहना। तब आओ यहाँ से, जा चला जा, बुरा जाएगी बच्ची। औरत का शौहर मुस्कुराता हुआ चला गया और औरत दूध का गिलास लेकर रानी के पास पहुंच गई। ये ले दूध पी ले, पता नहीं कब से भूखी है। ले। आप बहुत अच्छी औरत हैं। अगर आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। ये बता, शौहर से बात हुई? नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं है। औरत रानी को दूध का गिलास देकर चली गई। वो एक बार फिर अपने खदशात में गुम हो गई और अब उसके खदशात में उस औरत का शौहर भी शामिल हो गया था जो रानी को जबरदस्ती किसी के हाथों फरोख्त कर रहा था। अभी रानी इसी सूरत हाल से गुजर रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। हेलो। उमर ने रानी से राबिता करते हुए कहा था कि उसके फोन की बैटरी खराब हो गई थी। उमर रानी से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया था। उधर जब उमर सारी रात घर से गायब रहा तो उसकी माँ तशवीश में मुब्तला हो गई। माँ ने बेटे का नंबर तलाश करना शुरू कर दिया। फिर उमर की माँ को एक पुरानी बोसीदा सी डायरी नजर आई। उमर की माँ वो डायरी लेकर महल्ले के एक लड़के के पास पहुंच गई। मेरे चांद जरा इसमें उमर का नंबर ढूंढियो, कल रात से गायब है,
मेरा नंबर समझ में कुछ नहीं आ रहा, जरा फोन मिला दे। लड़के ने डायरी से उमर का नंबर निकाला और अपने फोन से नंबर डायल करने के बाद फोन उमर की मां को थमा दिया। फोन उमर के बजाय रानी ने उठाया था। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? मैं तो उमर की माँ बोल रही हूँ, और तू कौन है? माँ जी, मैं उमर की होने वाली बीवी बात कर रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह, बीवी? और उमर कहाँ है? वो हम लोग पायलट वाले पुल पर मवेशियों की बस्ती में है। उमर ठीक तो है ना? जी जी माँ जी, आप फिक्र मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। उधर उमर की मां अपने बेटे को फोन कर रही थी और उधर उमर का बाप थाने पहुंचकर अपने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रहा था। पुलिस उमर का सुराग लगाती हुई जब वायरलेस पुल की बस्ती में पहुंची, तब तक उमर और रानी कराची जाने के लिए ट्रेन में सवार हो चुके थे। हुआ ये था कि मवेशी चराने वाली नेक दिल औरत ने उमर की बेरोजगारी देखते हुए उसे कराची जाने के लिए कुछ पैसे देकर ट्रेन में सवार करा दिया था। अपने एक रिश्तेदार का पता भी दिया था ताकि वो उमर को नौकरी दिला सके। शब्बीर ने देखा कि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता कराची स्टेशन पर रुकने की वाली थी। ट्रेन रुकी तो रानी और उमर सिमटे सिमटाए एक अजनबी शहर में ट्रेन से उतर गए। उमर ने जेब से पर्ची निकाली और मुताल्लिका शख्स का नंबर देखने लगा। फिर उसने नंबर जेब में रख लिया और रानी को एक स्टॉल पर ले गया। पुलिस ने रहीम यार खान पुलिस की दरखास्त पर उमर और रानी को गिरफ्तार कर लिया था। रहीम यार खान पुलिस को मवेशी चराने वाली औरत सारी तफसील बता चुकी थी, इसलिए रहीम यार खान पुलिस ने कराची पुलिस को उनके बारे में पहले से आगाह कर दिया था। और जब वो दोनों कराची पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार करके रहीम यार खान ले जाया गया। उमर ने स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर रानी को दी। पैसे देने के बाद वो दोनों जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए बढ़े, एक पुलिस एहलकार ने उन्हें रोक लिया। शब्बीर ने देखा कि रानी और उमर रहीम यार खान में थानेदार के सामने बैठे थे। थानेदार के सामने उमर ने बताया था कि वो और रानी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करने वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान उमर की मां भी थाने पहुंच गई थी। मां ने बेटे को गले लगाया और रानी के सर पर भी शफकत से हाथ रख दिया। रानी ने सर झुकाकर अपने होने वाली सास का शुक्रिया अदा किया और फिर थानेदार ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे दी। वही लड़की जो अपने घर वालों पर बोझ थी, जिंदगी के एक बिल्कुल नए मरहले में दाखिल हो गई थी, जहां एक प्यार करने वाली सास और शौहर मौजूद था। शब्बीर का कहना है कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। बाज मामलात पर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, क्योंकि कोई माने न माने इंसानी जिंदगी में तकदीर का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी न होगा। शब्बीर जब रानी और उमर से मिलकर वापस आ रहा था तो उसके कानों में जलतरंग बज रहे थे और चारों समत मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि पाकिस्तान भर में जगह जगह खुले शादी दफ्तरों की अक्सरियत फ्रॉड और लालच के जरिए शादी के ख्वाहिशमंदों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। शब्बीर ने ऐसा ही एक वाकया कराची और गुजरावाला में भी देखा है, आप भी देखिए। अंसार ने अपनी कार शादी दफ्तर के सामने रोक दी थी। उसने शीशा उतार कर दफ्तर का बोर्ड पढ़ा और फिर गाड़ी बंद करके बाहर निकल आया। शादी दफ्तर में दाखिल होने से पहले अंसार ने अपने कपड़ों की सिलवटें दुरुस्त की और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने ही एक शख्स
सर झुकाए कुछ लिख रहा था। अंसार के कदमों की आहट सुनी तो उसने सर उठाकर चश्मे के ऊपर से अंसार को देखा और उसे इशारे से एक तरफ बैठने को कहा। जी फरमाइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? जनाब मैं शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ था। बेटी की या बेटे की? अरे जनाब, अपनी शादी की दरखास्त लेकर आया हूँ आपके पास। ओह, यकीनन दूसरी शादी के लिए आया होंगे आप। जी ने जी 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 ये फॉर्म लें, आप इसको फिल करें। जी बिल्कुल। अंसार फॉर्म भरने में मसरूफ हो गया, लेकिन वो शख्स इस दौरान अंसार से सवाल करता रहा और अंसार भी जवाब देता रहा। ये आप रख लीजिए। जी बहुत शुक्रिया, आप मुतमईन रहे, समझ लें कि आपका काम हो गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अंसार शादी दफ्तर से बाहर निकला तो एक औरत चादर में मुंह छुपाए शादी दफ्तर में दाखिल हो गई। शादी दफ्तर के मालिक ने उसे अजीबो गरीब नजरों से देखा। किससे मिलना है आपको? जी आपके दफ्तर में कोई खातून है? जी है तो सही, लेकिन आज छुट्टी पे है। वैसे आप फरमाइए। जी वो मैं अपने रिश्ते के लिए आई हूँ। आप प्लीज तशरीफ रखें, बैठें। तो मैं अपने शौहर से तलाक ले रही हूँ, लेकिन आप मुझसे उसकी वजह नहीं पूछिएगा। कोई अच्छा आदमी है आपकी नजर में? शादी दफ्तर का मालिक एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसकी आंखें चमकने लगी। कोई शादीशुदा मर्द भी मिल सकता है? हाँ तो कोई हर्ज नहीं है, बस मोहब्बत करने वाला और पैसे वाला भी। शादी दफ्तर के मालिक की कोशिशें रंग ले आईं और अंसार ने तलाक याफ्ता औरत के हुस्न की तारीफ सुनकर हामी भर ली थी। लेकिन जब बूढ़े ने उन दोनों की मुलाकात करवाई तो एक भूचाल सा गया। देखने में कैसी है? खूबसूरत तो है ना? इंतहाई पुरकशिश। उस लम्हे वही औरत मुंह पर नकाब डाले दाखिल हुई। अंसार की पीठ औरत के सामने थी। जैसे ही अंसार ने मुड़कर देखा, शादी दफ्तर में भौचाल सा आ गया। तुम? अरे तो आप लोग एक दूसरे को क्या पहले से जानते हैं? तुम ये बताओ, यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो तुम्हारे करतूत देखने आई थी। अच्छा तो तुम दूसरी शादी करोगे? मैं तो नहीं तो। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं कुछ अर्ज करने की जसारत करूं? नहीं। शादी दफ्तर के मालिक के बोलने पर अंसार और उस औरत के मुंह से एक साथ एक बहुत बड़ा सा नहीं निकला और वो दोनों लड़ते झगड़ते दफ्तर से बाहर निकल गए और शादी दफ्तर का मालिक हैरत से अपनी कुर्सी में धंस गया। अंसार और शादी दफ्तर में आने वाली औरत आपस में मियां बीवी थे, जो एक दूसरे से तंग थे और शादी कहीं और करना चाहते थे कि बहाना पूछे। शबीर ने ये वाकया कई बरस पहले कराची के एक शादी दफ्तर में देखा था, लेकिन अभी हाल ही में गुजरावाला के इलाके ख्याली में भी इसी से मिलता जुलता एक वाकया पेश आया था। इस वाकये की तफसीलात आप जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गुजरावाला के इलाके सलामतपुरा का रहायशी मोहम्मद बशीर अपनी बीवी से तंग था और दूसरी शादी के लिए शादी दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। टेलीफोन की घंटी बजी तो शादी दफ्तर में बैठे हुए एक शख्स ने फोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, इलियास मैरिज ब्यूरो। जी फरमाएं। जी मैं नसरीन की माँ बात कर रही हूँ, वो रिश्ते का क्या हुआ? जी तलाश जारी है, इंशाल्लाह जल्दी इंतजाम हो जाएगा। देखिए जरा लड़का पैसे वाला होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो। सर। औरत ने फोन रखकर अपनी बेटी नसरीन को आवाज देकर बुलाया। नसरीन, और नसरीन। जी अम्मी। बेटा वो मैरिज ब्यूरो वाले को मैंने कहा था ना रिश्ते का, वो कह रहे थे कि लड़का ढूंढ देंगे। अम्मी आप परेशान मत हुआ करें, मेरी बाबा जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शादी दफ्तर के मालिक ने दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद सलामतपुरा के मोहम्मद बशीर को नसरीन से शादी करने पर आमादा कर लिया था। मोहम्मद बशीर का अपना कारोबार था। बीवी से लड़ाई झगड़े के बाद वो छुपकर दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद बशीर ने शर्त लगाई थी कि वो शादी से पहले लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारेगा। शादी दफ्तर के मालिक ने लड़की को इस शर्त पर आमादा कर लिया था और अब मोहम्मद बशीर और नसरीन का फोन पर राबिता होने के बाद उन्होंने मुलाकात का वक्त भी तय कर लिया था।
शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद शब्बीर और नसरीन एक साथ शॉपिंग सेंटर में थे। नसरीन कीमती कपड़ों का इंतखाब कर रही थी। दुकानदार नसरीन के इशारे पर उसकी पसंद का सामान पैक कर रहा था और मोहम्मद शब्बीर हंसी खुशी जेब से रकम निकालकर दुकानदार के हवाले कर रहा था। कपड़ों की दुकान से निकलकर नसरीन मुस्कुराते हुए मोहम्मद शब्बीर को एक ज्वेलरी की दुकान में ले गई और जेवरात पसंद करने लगी। वो बार बार मोहम्मद शब्बीर की तरफ ताइदी नजरों से देखती थी और मोहम्मद शब्बीर खुशदिली से अपनी होने वाली बीवी के लिए रकम खर्च कर रहा था। दुकानदार ने ज्वेलरी पैक की और फिर बिल नसरीन की तरफ बढ़ा दिया, जिसे मोहम्मद शब्बीर ने उचक लिया। कितने पैसे हो गए भाई? सर 4,30,000। अच्छा, क्रेडिट कार्ड चलता है क्या? मोहम्मद शब्बीर ने क्रेडिट कार्ड निकाला, दुकानदार के हवाले किया। दुकानदार ने अपनी रकम वसूल करके कार्ड वापस कर दिया, जिसके बाद नसरीन और मोहम्मद शब्बीर लदे फंदे ज्वेलरी की दुकान से निकल गए। अच्छा बात सुनो, तुम ऐसा करो, सामने रेस्टोरेंट में जाकर बैठो, मैं सामान गाड़ी में रखकर अभी आया। ओके, जल्दी आ जाइएगा, मेरा दिल नहीं लगेगा आपके पास। अरे मैं यूं गया यूं आया, जाओ। मोहम्मद शब्बीर जैसे ही शॉपिंग सेंटर से निकलकर गाड़ी तक पहुंचा, एक औरत को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। तुमने मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। कैसा सरप्राइज? और ये सामान किसका है? तुम्हारे लिए ही खरीदा है मेरी नाराज बीवी। परसों तुम्हारी सालगिरह है, भूल गई तुम? पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। ये पकड़ो, सामान पकड़ो। मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं निपटा कर घर पहुंचाऊं, तुम घर जाओ, ठीक है? प्रशांत, प्रशांत, आओ बैठो। बैठो। आप मैडम को सलामत पूरा छोड़ देना है, खास खैरी से छोड़ देना। तुम घर पहुंचो, मैं आता हूं, हैं? मोहम्मद बशीर की बीवी कीमती सामान लेकर रुखसत हुई तो मोहम्मद बशीर का सर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नसरीन को क्या जवाब देगा। मोहम्मद बशीर ने अपने हवास जमा किए, रोती सूरत बनाई और रेस्टोरेंट पहुंच गया, जहां नसरीन उसका इंतजार कर रही थी। देर लगा दिया आपने सामान रखने में। कहाँ रह गए थे? तकदीर समझते हो तुम? नागहानी पर किसी का बस नहीं चलता। तकदीर, नागहानी, क्या मुश्किल बातें कर रहे हैं? मैं गाड़ी के दरवाजे तक ही पहुंचा हूं तो दो डाकुओं ने बंदूक की नोक पर। क्या? हाँ, लेकिन तुम घबराओ मत, बस यूं समझ लो कि हमारी मोहब्बत का सबका निकल गया। लेकिन आप जानते हो कितना महंगा सामान था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे अच्छा और इससे महंगा सामान दिला दूंगा, तुम परेशान मत। अच्छा, तुमने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए? नहीं, आपको देख रही। इस वाक़े के बाद नसरीन का माथा ठनक गया था। उसे मोहम्मद बशीर की बातों पर यकीन नहीं आया था, मगर वो मोहम्मद बशीर को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि मोहम्मद बशीर एक मालदार इंसान था। फिर एक दिन नसरीन ने मोहम्मद बशीर को दावत पर अपने घर बुला लिया। उस दिन मोहम्मद शब्बीर ने नसरीन के घर के सामने गाड़ी रोकी तो वो खासा मुतमईन नजर आ रहा था। उसने कार से नसरीन के लिए कीमती सामान निकाला जो शॉपिंग बैग में था, और फिर नसरीन के दरवाजे पर लगी बेल बजा दी। दरवाजा नसरीन ने ही खोला था। अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी? मेरी आंखें तो हमेशा आपके इंतजार में बिछी होती है, आइए ना। इस वक्त तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि। ये सब क्या है? अरे ये कुछ नहीं, ऐसी बस तुम्हारे लिए कुछ साहिब दिया, ये लो। थैंक यू। आ जाए अंदर, आ जाए। नसरीन मोहम्मद शब्बीर को एक खूबसूरत से सजे सजाए कमरे में ले गई, जहां खाने की मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं और चारों तरफ नीम रोशनी थी।
जी जनाब, अब बताएं क्या खिदमत करूं आपकी? कुछ भी नहीं, बस तुम यहीं मेरे पास बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। अच्छा, और अगर आपकी बेगम को पता चल गया तो? अरे उसकी तो फिक्र मत करो, उसको कानों कान खबर नहीं होगी, उसके फरिश्तों को भी नहीं लग पाता। इस दौरान मोहम्मद शब्बीर के फोन पर टोन बजने लगी तो नसरीन ने फोन मोहम्मद शब्बीर से छीन लिया। एक तो आपका ये मोबाइल फोन इतना तंग करता है, लाइन मुझे दे दें वरना डिस्टर्ब करता रहेगा। ये लो। जी। अच्छा, अब आप आराम से बैठें, बल्कि पोर्ट भी दे दें, खराब हो जाएगा, मैं अंदर हैंग करके आ जाती हूँ। हाँ ठीक है। इस वाक़े के बाद मोहम्मद बशीर का अपने घर वालों से राबिता खत्म हो गया था। तीसरे दिन मोहम्मद बशीर के भाई को तशवीश हुई तो वो थाने पहुंच गया, जहां उसने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तहकीकात की तो जल्दी शादी दफ्तर के मालिक इकबाल तक पहुंच गई और फिर इकबाल की निशानदही पर नसरीन और उसकी मां को भी पकड़ लिया गया, जिन्होंने एक भयानक इंकशाफ किया। और वो इंकशाफ ये था कि नसरीन और इकबाल ने पैसे वालों को लूटने के लिए शादी दफ्तर का ड्रामा रचाया था। कई अमीर लोगों को शादी का झांसा देकर लूट चुके थे। मोहम्मद बशीर की न सिर्फ नकदी और कीमती अशिया लूटी गई थी, बल्कि लूटने के बाद नसरीन, उसकी मां और उसके कजन ने मिलकर मुबैना तौर पर मोहम्मद बशीर को कत्ल भी कर दिया था। शब्बीर ने शादी दफ्तर की आड़ में फ्रॉड के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है और आवाम से अपील की है कि वो शादियों के सिलसिले में ऐसे फ्रॉडियों के पास जाने से गुरेज करें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।